डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1, रॉय मैंशन। एक शख्स हाल के बीचों बीच इधर उधर टहलते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। उस शख्स की उम्र तकरीबन 45 से 50 साल लग रही थी और उसके चेहरे पर इस वक्त काफी परेशानी झलक रही थी। वो शख्स कोई और नहीं आदित्य रॉय था। आदित्य रॉय बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जाना माना नाम, एक प्रोड्यूसर और साथ ही साथ डायरेक्टर भी। उन्होंने अपने माथे पर अपनी उंगलियां रगड़ते हुए कहा, मुझे कोई ऐसी हीरोइन चाहिए विश्वास, जो इस इंडस्ट्रीज में आते ही तहलका मचा दे। अगर मुझे पुरानी हीरोइन के साथ काम करना होता तो मैं कब का किसी न किसी को फाइनल कर चुका होता, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। सामने से विश्वास बोला, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ऐसे किसी न्यू कमर पर दाव खेलना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है? I mean, हमारी लास्ट फिल्म ने इतना अच्छा काम नहीं किया है। बाकी की सब ब्लॉकबस्टर रही है, लेकिन लास्ट फिल्म। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिस्टर रॉय बोले, तभी तो कह रहा हूँ कि मुझे एक नया चेहरा चाहिए। वो चेहरा जो पर्दे पर आते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। वो सारी बातें, वो सब कुछ जो 2 महीने पहले हुआ, वो सब लोग भुला दे और बस उनकी नजरें टिकी हो सिर्फ और सिर्फ हमारी हीरोइन पर, हमारी फिल्म की एक्ट्रेस पर। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बड़े ही अच्छे एक्सप्रेशंस थे। सामने से विश्वास बोला, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। ये बोलकर विश्वास ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी मिस्टर रॉय के कानों में सामने चल रहे टीवी की आवाज आई, जिस पर न्यूज़ चल रही थी। नैना कपूर बनी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। पिछले 1 साल में ही उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छू लिया। क्या कोई हीरोइन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? वो न्यूज़ देखते हुए मिस्टर आदित्य रॉय के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वो गुस्से से दांत पीसते बोले, मैंने इस नैना कपूर से घटिया लड़की कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। 2 महीने पहले तक इस लड़की का कहीं नाम भी नजर नहीं आता था, लेकिन अब ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पहले हुई उसे कंट्रोवर्सी की वजह से। छी, लोग खुद का नाम बनाने के लिए कैसे दूसरों के नाम पर दाग लगाते हैं। इस बात की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ये नैना कपूर। बट डोंट वरी, अब मैं इस इंडस्ट्रीज में एक ऐसा चेहरा लेकर आऊंगा जो आते ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी। नैना कपूर, तुमने रॉय प्रोडक्शन हाउस के साथ पंगा लिया है ना, अब तुम्हें उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उनकी गहरी नजरें नैना के चेहरे पर थी। वही रेलिंग से लगकर खड़ी एक लड़की शांत नजरों से वो सब कुछ देख रही थी। जब उसकी नज़र सामने टीवी पर गई तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो टीवी पर दिखाए जाने वाले उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसके कानों में जब मिस्टर आदित्य की बात सुनाई दी तो उसकी आंखों में गहरी लाली उतर आई। वो पिछले 2 महीनों से ये बात जानना चाहती थी कि आखिर उसके डैड आदित्य रॉय इतना परेशान क्यों है, लेकिन वो उसे कुछ बता ही नहीं रहे थे क्योंकि वो लड़की बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखती थी। बाहर न ही किसी ने उसका चेहरा देखा था और न ही किसी ने उसकी आवाज़ सुनी थी। कोई जानता भी नहीं था कि रॉय मैंशन में आदित्य रॉय के अलावा और कोई भी रहता है। सिर्फ घर के नौकर और कुछ खास लोग ही उस लड़की को जानते थे, लेकिन वो लड़की बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आए और आकर मिस्टर रॉय के सीने से लग गई। मिस्टर रॉय ने जब उसे देखा तो हैरानी से बोले, तुम यहाँ, आज तुम कैसे अपने रूम से बाहर निकल गई? ये बोलते हुए उन्होंने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराए और बोली, बस यूं ही मन किया कि अब बहुत वक्त हो गया खुद को आईने में देखते हुए, अब कुछ लोगों को आईना दिखाया जाए। उसकी बात से मिस्टर आदित्य रॉय हैरानी से बोले, कहना क्या चाहती हो तुम बेटा? साफ साफ कहो। वो लड़की मिस्टर आदित्य रॉय के सीने से पीछे हटी और मुस्कुराते हुए बोली, डिनर करना चाहेंगे आप मेरे साथ? अब मिस्टर रॉय की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उनके सामने वो लड़की खड़ी थी जो दिन में खाना भी एक वक्त खाती थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से। न जाने कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, तब जाकर वो लड़की अपने कमरे का दरवाजा खोलती थी, और आज वो सामने से मिस्टर रॉय को डिनर के लिए बोल रही थी। भला मिस्टर रॉय कैसे ही मना कर सकते थे? ये बोलते हुए उन्होंने उस लड़की को देखा जो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उस लड़की ने सामने की तरफ इशारा किया, जहां एक सर्वेंट खड़ी थी। उसका इशारा पाते ही वो सर्वेंट तुरंत किचन में गई और अगले 5 मिनट में ही उस डाइनिंग टेबल पर लग्जरियस खाना सर्व हो चुका था।
मिस्टर रॉय उस लड़की यानी अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोले, खाना तो मैं खा लूंगा बेटा, पहले ये बताओ कि क्या, जैसे मैं आज अपनी बेटी के साथ डिनर एंजॉय कर रहा हूँ, क्या अब रोज मुझे ऐसे अपनी बेटी के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा? उनकी बात पर वो लड़की मुस्कुराए और बोली, नैना कपूर ही वो एक्ट्रेस है ना जिसकी वजह से आप पिछले 2 महीने से परेशान हैं डैड। उसकी बात सुनकर मिस्टर रॉय ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। उनके चेहरे पर परेशानी झलक उठी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपनी बेटी को कैसे वो सब बताएं, जिन बातों से वो अनजान है। वो लड़की मुस्कुराए और बोली, डोंट वरी डैड, ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ। आपसे सवाल करना तो बनता ही नहीं। जो शख्स पिछले 1 साल से मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखे हुए हैं, जिस शख्स ने आज तक मुझे कभी ऊंची आवाज से बुलाया भी नहीं, वो शख्स किसी के साथ कोई घटिया हरकत कर सकता है। इस बात के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे खबरों पर नहीं, अपनों पर यकीन है डैड, और इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई अपना नहीं। मिस्टर रॉय मुस्कुराए और बोले, हाँ नैना ही वो लड़की है। खैर तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी जो पिछले 1 साल से खुद से लड़ रही है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचे। तुम अपना डिनर एंजॉय करो बेटा। अच्छा लगा मुझे आज तुम्हें डाइनिंग टेबल पर देखकर। काश जैसे तुम अपने कमरे से बाहर आए हो, वैसे अब दुनिया के सामने जाने का भी सोचो। ये बोलकर वो मुस्कुराए और अपना खाना खाने लगे। तभी वो लड़की मुस्कुराकर बोली, सोचना क्या डैड, मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे दुनिया के सामने जाना कैसे है। दिलकशी रॉय, आपकी होने वाली नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी की एक्ट्रेस। दिलकशी की बात सुनकर मिस्टर रॉय के हाथों से चम्मच छूट गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिलकशी को देखने लगे। दिलकशी अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ दुनिया से ही नहीं, उन लोगों से भी मिलने का वक्त आ गया है डैड, जिन लोगों की वजह से मैंने दुनिया से मिलना छोड़ दिया। तैयारियां कीजिए डैड, अब सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में नहीं, बल्कि कई लोगों की जिंदगी में तहलका मचने वाला है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने रूम में चली गई। मिस्टर रॉय बस उसे जाते देखते रह गए। वो अपनी दिलकशी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पिछले 1 साल से दिलकशी उनकी जान का टुकड़ा था। बाहर की दुनिया से ही उससे चिढ़ मचती थी। वो बाहर की दुनिया का जिक्र भी नहीं सुनना चाहती थी, और अगर अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कदम रखना चाहती है तो मतलब वो अपने अतीत से लड़ना चाहती है। मिस्टर रॉय अब और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें अपने करियर से ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर दिलकशी ने फैसला ले लिया है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। अगले ही पल वो एकदम से कांप उठे। उन्हें ऊपर की तरफ से कांच टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी। वहीं दूसरी तरफ दिलकशी का रूम। दिलकशी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल था, लेकिन जितना चेहरा लाल था, उससे भी कई गुना ज़्यादा नीचे फर्श लाल हो चुका था। खून से भरे हुए पैर नीचे जमीन पर चल रहे थे और कांच के टुकड़े उन पैरों पर और भी ज़्यादा जख्म कर रहे थे। दिलकशी ने अपने हाथों में शराब का एक जाम लिया हुआ था। वो जाम उस बोतल का आखिरी जाम था जो कांच के टुकड़ों में टूटकर नीचे जमीन पर बिखरी हुई थी। वो कांच का एक एक टुकड़ा दिलकशी को दर्द दे रहा था, लेकिन वो दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो दिलकशी को अपने दिल में हो रहा था। मुस्कुराते हुए वो अपने पैरों पर चुभ रहे कांच का दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसके होठों पर जो दर्द भरी मुस्कुराहट थी, वो साफ बता रही थी कि उसके दिल में जो दर्द है वो उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अपने हाथों में जाम लिए वो जाकर सोफे पर बैठी और अगले ही पल उसने उस जाम के गिलास को खाली कर नीचे जमीन पर फेंक दिया। उसने सामने टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाए और उसे जलाकर अपने होठों में दबा लिया। कश भरते हुए अब धुआं ऊपर की तरफ जा रहा था और दिलकशी के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा तकलीफ भारी होती जा रही थी। खेल रहे थे तुम अपना पसंदीदा खेल, हमें मोहरा बनाकर, वो मुस्कुराते हुए बोली। छोड़ दी थी हमने तुम्हारी दुनिया, तुम्हें अपनी दुनिया बनाकर। अब वापस लौट रही हूँ खेलने इश्क का खेल, मसे खुद को दांव पर लगाकर, वो खेल जो खेलेंगे हम अब तू। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और नीचे बिखरे हुए अब उस कांच के गिलास के टुकड़ों पर चलते हुए अपने बिस्तर पर गई। खून पहले ही उसके पैरों से तेजी से रिस रहा था, लेकिन अब तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने लगा था, लेकिन उसे कहाँ कोई होश था। बिस्तर के पास आकर वो एक झटके से बिस्तर पर गिरी और आंखों में बेशुमार दर्द लिए मुस्कुरा कर बोली, देते तुम जिस्म पर चोट, हम उफ तक ना करते, तुमने तो बेरहमी हमारे दिल पर दिखाए, अब तो जख्म भी जख्म नहीं लगता। शर्मा गया वो खुद पर ही, जब हमने जख्म को तेरी बेवफाई दिखाए। वहीं दूसरी तरफ राजपूत पैलेस। एक शख्स सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया और सीधा बाहर की तरफ जाने लगा।
वो शख्स कोई और नहीं सितम राजपूत था, तकरीबन 28 साल की उम्र और बेहद कातिलाना लुक, जिसे देखकर ही लड़कियां बस आहें भरती रह जाए, ऐसी शख्सियत पाई थी सितम राजपूत ने। नाम के अनुसार उस इंसान का काम भी शायद लोगों पर या खासकर लड़कियों पर सितम करना ही था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं, अपने फ़ोन में बिजी सितम सीधा बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसकी मॉम कालिंदी जी ने उसे रोका और बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? सितम ने उनका सवाल सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। कालिंदी जी गुस्से से बोली, आज भी क्लब जा रहे होगे? पिछले 1 साल से एक भी रात तुमने घर पर नहीं बिताई है। रात तो छोड़ो, दिन में भी तुम घर पर नहीं आते हो। आखिर ये सब कब तक चलेगा सितम? दिलकशी इस दुनिया से जा चुकी है और मैं तो खुश हूं कि कम से कम वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई, वरना जब कुछ ही दिनों में उस लड़की ने तुम्हारा ये हाल कर दिया था कि तुम जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुम्हारी मॉम, अब तुम उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हो। अगर वो अब तक तुम्हारी दुनिया में होती तो पता नहीं क्या कुछ कर चुकी होती। सितम के कदम रुक गए और उसने अपनी गहरी नज़रों से कालिंदी जी की तरफ देखते हुए बेहद सर्द लहजे में कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे कि मुझे आपसे दिलकशी के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप अपनी जुबान पर उसका नाम भी मत लाया कीजिए। ये आखिरी वार्निंग है आपके लिए, इसके बाद मैं आपको कोई वार्निंग नहीं दूंगा मिसेज राजपूत। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और कालिंदी जी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। उनके चेहरे पर झलक रही नफरत ही बता रही थी कि अपनी जिंदगी में अगर वो सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिलकशी है। बाहर आकर सितम अपनी गाड़ी में बैठा और क्लब के लिए निकल गया। पिछले 1 साल से क्लब में ही तो उसकी हर एक रात गुजरती थी। वो आज भी नहीं भूलता था वो दिन जब वो और दिलकशी एक दूसरे के आमने सामने ऊंची पहाड़ी की चोटी पर थे। एपिसोड 2 लेवल्स क्लब। सितम की गाड़ी क्लब के पार्किंग एरिया में आकर पार्क हुई और वो गाड़ी से बाहर निकलकर क्लब के अंदर आया। अंदर आते ही वो हमेशा की तरह बिल्कुल कॉर्नर वाले सोफे पर जाकर बैठ गया और वहां पर वेटर ने आकर उसे ड्रिंक सर्व की। वो हमेशा एक ही तरह की ड्रिंक लेता था और वो भी बिना किसी स्नैक्स के, बस उसके सामने टेबल पर ड्रिंक और सिगरेट ही रखी होती थी। उसकी नज़रें न ही इधर उधर जा रही थी और न ही वो अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वो बस यूं ही सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और साथ ही साथ स्मोक भी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। उसने उस आवाज़ को सुनकर सामने की तरफ देखा। वो आवाज़ किसी और की नहीं, नैना की थी, जो अपने सामने खड़े शख्स को एक थप्पड़ जड़ने के बाद बोल रही थी, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं नैना कपूर हूँ। नैना कपूर, औकात नहीं है तुम्हारी मुझसे बात करने की। बॉलीवुड की सबसे महंगी वाली एक्ट्रेस वुमेन, मेरे सामने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक अपना सर झुकाते हैं, तो तुम कौन होते हो मुझसे एटीट्यूड से बात करने वाले? ये बोलते हुए उसकी नज़रें सामने खड़े शख्स पर थी जो अभय जिंदल था। अभय जिंदल मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन में से एक था। वो नैना की तरफ देखते हुए बोला, ओह सीरियसली, तुम वही लड़की हो जो आज से 3-4 महीने पहले मेरे आगे पीछे घूमती थी और आज अगर मैंने तुम्हें ज़रा सा टच कर दिया तो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? क्या कह रही हो तुम कि तुम नैना कपूर हो? भूलो मत कि जितना तुम्हारा नाम नहीं उससे ज़्यादा तुम बदनाम हो। तुम्हारी कीमत सिर्फ और सिर्फ उस कंट्रोवर्सी की वजह से है जो तुमने रॉय प्रोडक्शन हाउस के साथ की। इसके अलावा तुम्हारी औकात नहीं है इस तरह के क्लब में पार्टी करने की भी। सितम तिरछी मुस्कुराहट के साथ नैना कपूर की तरफ देख रहा था। वो भला उस लड़की को कैसे भूल सकता था? नैना कपूर इस नाम से तो उसका भी अतीत जुड़ा था। नैना अभय की तरफ देखते हुए बोली, वो वक्त जा चुका है जब मैं कभी तुम्हारे साथ पार्टी करने के लिए तड़पती थी, लेकिन अब मैं नैना कपूर तुम जैसे लड़कों को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और क्या कहा तुमने कि मैं कंट्रोवर्सी की वजह से हिट हुई हूँ? चलो बदनाम ही सही, मेरा नाम तो है ना। और तुम भी ये याद रखना कि नाम सिर्फ उनका होता है जिनमें कोई बात होती है। अभय हंसा और बोला, जितना घमंड है ना तुम्हारे अंदर वो बहुत जल्दी टूटेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। देखना बहुत जल्द ही तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबेगा। कोई तो ऐसा आएगा जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। नैना गुस्से से और एटीट्यूड से बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नैना कपूर को कभी कोई नहीं हरा सकता। नैना कपूर वो है जो अब आसमान की बुलंदियों को छुएगी। तुम जैसे जमीन पर रहने वाले उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। ये बोलकर उसने वहां पर खड़े अपने गार्ड्स की तरफ देखा और बोली, अभी इसी वक्त इसे यहाँ से लेकर जाओ। उसकी बात पर अभय हैरान रह गया। वो कोई एरा गैरा इंसान नहीं था जिसे इस तरह से किसी क्लब से बाहर निकाल दिया जाए, वो भी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था।
नैना के गार्ड जैसे ही उसे हाथ लगाने लगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही एक शख्स उसके आगे आकर खड़ा हुआ और नैना के गार्ड के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या बात, जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई है क्या तुम लोगों की? ये इंसान कोई और नहीं सितम था। सितम को वहां पर देखकर नैना हैरान रह गई। वो चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ? सितम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगा था इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनने के बाद तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन तुम्हें तो मैं याद हूँ। अगर तुम्हें मैं याद हूँ तो अपनी औकात क्यों नहीं याद? उसके सवाल पर नैना की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, तुम इन सब से दूर रहो। मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो बेटर होगा कि तुम भी मेरे मैटर से दूर रहो। सितम तिरछा मुस्कुराया और उसके करीब आकर बोला, ऐसे कैसे मैं तुमसे दूर रहूं? तुमसे तो मुझे अच्छे खासे हिसाब पूरे करने हैं। बस इंतजार कर रहा हूं मैं उस वक्त का जब वो शख्स वापस आएगा जिसके सामने मुझे तुम्हारी औकात दिखानी चाहिए। नैना व्यंग्य से हंसी और बोली, मरे हुए लोग वापस नहीं आते सितम राजपूत। जैसे ही उसने कहा, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर सितम ने जड़ दिया और अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, खबरदार अगर उसके बारे में कुछ भी कहा तो। नैना एकदम शॉक्ड हो गई। अब वो कोई राह चलती लड़की नहीं थी बल्कि एक टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। ऐसे में किसी का उसे थप्पड़ मारना उसकी इमेज पर कितना नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता था ये सिर्फ वही जानती थी। वो सितम की तरफ देखते हुए गुस्से से कांप कर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सितम उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, आइंदा कभी उसके बारे में कुछ कहा ना तो अब तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। नैना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कुछ झूठ नहीं कहा मैंने। वो मर चुकी है जिसके लिए तुम पागल बने फिरते हो। सुना है मैंने तुम्हारे बारे में कि कैसे वर्ल्ड का टॉप बिजनेसमैन आजकल दीवाना आशिक बना घूमता फिरता है। सितम जो वहां से जाने वाला था अब उसकी बात सुनकर अचानक से रुक गया। उसने पलटकर नैना की तरफ देखा और बोला, हाँ मैं हूँ दीवाना आशिक और मेरी आशिकी है वो, और जब तक ये आशिक जिंदा है तो उसकी आशिकी कैसे खत्म हो सकती है? वो आएगी और जब वो आएगी तो तुम्हारा भी हिसाब होगा। ये बोलकर सितम तुरंत वहां से चला गया। नैना गुस्से से कांपते हुए बोली, वो इस दुनिया से जा चुकी है और कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगी, और अगर वो आ भी गई तो पहले तो मैंने सिर्फ यूं ही तुम दोनों को अलग किया था, इस बार तो आई स्वेर मैं तुम दोनों को एक होने ही नहीं दूंगी। ये बोलते हुए उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसी हुई थी। अब वो भी तुरंत वहां से चली गई। सितम अब वापस राजपूत पैलेस जाने की बजाय अपने फार्म हाउस में आया और आते ही सीधा अपने बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने दिलकशी का चेहरा घूम रहा था। आज से 1 साल पहले दिलकशी उसकी जिंदगी में आई थी। जब उसने दिलकशी से शादी की थी, उसकी फैमिली को अपने कदमों में झुकाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए, और जब उसने उसकी फैमिली से बदला लिया तो वो खुद पूरी तरह से तबाह हो गया, क्योंकि जिसे वो मोहरा बनाकर अपनी जिंदगी में लेकर आया था वो उसे बेइंतहा प्यार कर बैठा। दिलकशी उसका मकसद थी, लेकिन उसे दिलकशी से इश्क हो गया। पर जब तक वो दिलकशी को अपने इश्क के बारे में कुछ बताता तब तक दिलकशी उसे छोड़कर जा चुकी थी। आज भी सितम वो दिन नहीं भूलता था जब पहाड़ी की उस ऊंची चोटी पर सितम दिलकशी की तरफ भाग रहा था, लेकिन अचानक ही वहां पर बम ब्लास्ट हुआ और फिर हर जगह आग फैल गई, और जब तक वो आग शांत हुई तब तक दिलकशी उसकी आंखों से और उसकी जिंदगी से बेहद दूर जा चुकी थी। लेकिन आज भी उसे उम्मीद थी कि दिलकशी उसके आसपास ही कहीं है। वो वापस लौटकर जरूर आएगी। उन दोनों के पैशनेट गेम और लव के रिश्ते में उन्होंने गेम तो अच्छे से खेली, लेकिन बिना पैशनेट लव के उनका रिश्ता यूं ही मिट नहीं सकता। वो दिलकशी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ हार्टबीट बेशक से तुम कहीं भी हो, लेकिन तुम हो और तुम वापस इस सितम राजपूत के सामने जरूर आओगी, और जिस दिन तुम इस सितम राजपूत की जिंदगी में दोबारा आओगी ना, आई स्वेयर तुम इस सितम राजपूत के सामने आने पर भी पछताओगी, क्योंकि इश्क तो करता हूँ तुमसे बेइंतहा, लेकिन नफरत भी करता हूँ। जब जानती थी तुम कि प्यार करता हूँ तुमसे तो तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, पर तुम गई। पर तुम वापस भी आओगी, और जब भी वापस आओगी तुम्हें इस पैशनेट सितम राजपूत का सामना करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी थी और अब उसकी आंखों में गहरी लाली छाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दिलकशी इस वक्त अपने बिस्तर पर थी और सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने सितम का चेहरा घूम रहा था और सितम के साथ साथ उसे नैना भी नजर आ रही थी। नैना कपूर जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में टॉप एक्ट्रेस थी, वही नैना कपूर 1 साल पहले उसे सितम के साथ उसके करीब होती हुई नजर आ रही थी। नैना जो सितम की शर्ट के बटन खोल रही थी और सितम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। 1 साल पहले नैना सितम को देखते हुए बोली, तुम तो बड़े तेज निकले। उस दिन भी तुमने अपनी बीवी को बेवकूफ़ बना दिया था, लेकिन अगर आज तुम्हारी बीवी यहाँ पर आ गई तो
अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो? सितम मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। बेशक से मैं उसके सामने ही तुम्हें किस क्यों ना करूं, लेकिन फिर भी वो इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि मैं बेवफा हूं। अगर उससे नाराज हो जाऊं तो उसकी जान निकल जाती है। बहुत प्यार करती है वो मुझसे, कभी मुझसे कोई सवाल कर ही नहीं सकती। नैना शातिर एक्सप्रेशन के साथ बोली, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि बात सिर्फ किस तक नहीं है, बल्कि हम दोनों के बीच शादी के बाद भी बहुत कुछ हो चुका है, शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए हैं, तो फिर तो वो तुम्हें बेवफा कहेगी ना? सितम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, फिर भी नहीं कहेगी। एक रात क्या, मैंने तो ना जाने शादी के बाद कितनी ही रातें कितनी ही लड़कियों के साथ बिताई हैं, लेकिन आज तक उसे कभी कुछ पता नहीं चला। जब आज तक उसे किसी चीज़ की खबर नहीं हुई तो अब क्या होगी? और अगर हो भी गई तो आई डोंट केयर। प्यार नहीं करता हूँ मैं उससे, जो उसके लिए आंसू बहाऊंगा, सिर्फ मकसद है वो मेरा, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसे तोड़कर रघुवंशी खानदान को तोड़ना है मुझे, इसके अलावा मेरी जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं। उन बातों को याद करते हुए दिलकशी व्यंग्य से हंसी और बोली, एक वक्त था जब आपने मुझे तोड़ने की हसरत की थी सितम, अब मैं वापस आऊंगी और अब मैं नहीं, आप टूटेंगे। आपके सामने पहले वो दिलकशी थी जो बेवकूफ़ थी, नादान थी, जिसने सच्चे दिल से आपको प्यार किया, इसलिए आपकी चालाकियां समझ नहीं पाए, लेकिन अब कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी। मुझे तोड़कर आप रघुवंशी खानदान से बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब तो मेरा उनसे भी कोई रिश्ता नहीं, अब बदला मैं लूंगी, मेरा दिल तोड़ने का बदला। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी ही कातिलाना मुस्कुराहट थी। सुबह का वक्त, सितम की आंखें खुली और वो बिस्तर पर उठकर बैठा। कल रात ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से उसका सर थोड़ा दर्द हो रहा था। वो उठते ही वॉशरूम गया और फिर कुछ ही देर में रेडी होकर अपने फार्म हाउस से निकलने लगा। तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, जिस पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। एक्चुअली उसने एक न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था जिसके नोटिफिकेशन उसके फ़ोन पर आते रहते थे। वो उन न्यूज़ पर खास ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जब उसकी नज़र अपने फ़ोन स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें एकदम हैरान रह गई। उस न्यूज़ की हेडलाइन थी, दिलकशी रॉय, क्या रॉय प्रोडक्शन हाउस की ये न्यू हीरोइन नैना कपूर को देगी मात? क्या आदित्य रॉय की जिस बेटी का आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा, क्या उसे देखते ही अब सबके उड़ेंगे होश? जानने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि बहुत जल्द ही आने वाला है दिलकशी रॉय का चेहरा सबके सामने। दिलकशी नाम सुनकर ही सितम की धड़कन तेजी से बढ़ गई थी। उसने उस न्यूज़ को अच्छे से चेक किया, लेकिन अभी तक उसमें दिलकशी का चेहरा नहीं दिखाया गया था। वो कुछ सोचते हुए बोला, रॉय प्रोडक्शन हाउस मतलब आदित्य रॉय? लेकिन उनकी बेटी? उनकी तो कोई बेटी नहीं है, आई मीन वो तो शादीशुदा ही नहीं है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे, उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत अपने फ़ोन से अपने आदमी को कॉल किया। जैसे ही सामने से सितम के आदमी ने कॉल रिसीव किया, सितम ने जल्दी से कहा, मुझे अभी इसी वक्त दिलकशी रॉय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही दिलकशी रॉय जिसके बारे में सभी न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ चल रही है। मुझे जानना है कि आदित्य रॉय की बेटी दिलकशी रॉय कौन है। सामने से उसके आदमी ने कहा, जी बॉस, बस मुझे आधा घंटा दीजिए। सितम गुस्से से बोला, आधा घंटा नहीं, अभी 10 मिनट में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। वो राजपूत इंडस्ट्रीज जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो राजपूत इंडस्ट्रीज एंटर करने को हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके आदमी का कॉल था, जिसे उसने दिलकशी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज़ आई, बॉस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है। अभी वो बोल ही रहा था कि सितम ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपना फ़ोन चेक करने लगा। अगले ही पल उसके होश उड़ गए जब उसने दिलकशी रॉय की इन्फॉर्मेशन चेक की, क्योंकि सामने ही दिलकशी का चेहरा था। वो चेहरा जो वो कभी नहीं भूल सकता था, दिलकशी रघुवंशी। उसकी हार्टबीट, उसे देखते ही उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई थी। अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी राजपूत इंडस्ट्रीज के अंदर ना ले जाकर रॉय प्रोडक्शन हाउस की तरफ घुमा दी। वहीं दूसरी तरफ रॉय मैंशन, दिलकशी इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक खौफनाक मंजर था। तभी सामने टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज़ आई, मैम जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सितम राजपूत ने अपने आदमी को आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था और मैम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने रख दी, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी आपने रखने को कहा।
दिलकशी हल्का सा मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो सामने खुद को आईने में देखते हुए बोली, सिर्फ इन्फॉर्मेशन से क्या होगा सितम? हम दोनों तो एक दूसरे को देखकर आहें भरते थे ना, तो फिर सिर्फ फोटो देखने से क्या होगा? आप मुझसे मिलने को बेताब है तो आपकी हार्टबीट आपकी बेताबी दूर ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए अब 1 साल बाद उस खेल की शुरुआत करें जो 1 साल पहले अधूरा रह गया था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। अगले ही पल वो भी पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी रॉय प्रोडक्शन हाउस की तरफ निकल गई। एपिसोड 3, रॉय प्रोडक्शन हाउस। दिलकशी गाड़ी से बाहर निकली और अगले ही पल मीडिया वाले तो कब से उसके इंतजार में वहां पर आंखें बिछाए खड़े थे, वो तुरंत उसकी तरफ भागते हुए आए। हर किसी को अपना कैमरा आगे करने की पड़ी थी ताकि दिलकशी की पिक्चर्स और भी अच्छी तरह से वो ले सके। हर कोई अब उससे सवाल पूछने लगा, दिलकशी जी, क्या आप रॉय प्रोडक्शन हाउस की न्यू एक्ट्रेस बनने वाली है? क्या आप पहले से इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है? क्या आपने किसी मूवी में कोई रोल किया है? इस तरह के सवाल मीडिया वाले लगातार उससे पूछ रहे थे। तभी एक मीडिया वाले ने गौर से उसका चेहरा देखा तो जल्दी से बोला, 1 मिनट, आपका चेहरा तो दिलकशी राजपूत से मिलता है। दिलकशी राजपूत जो सितम राजपूत की बीवी थी और रघुवंशी खानदान की बेटी। आपका चेहरा तो हूबहू उनसे मिल रहा है, तो क्या आप वही दिलकशी है? आपका नाम भी दिलकशी ही है? कहीं आप सितम राजपूत वाली दिलकाशी तो नहीं? दिलकशी जो अब तक सिर्फ अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाने की तरफ ध्यान दे रही थी, अब उस मीडिया वाले का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोली, आपका नाम क्या है? उस मीडिया वाले ने हैरानी से अपने आसपास देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि दिलकशी उससे ही ये सवाल कर रही है। दिलकशी एक बार फिर से बोली, हाँ, ये सवाल मैंने आपसे ही किया है। आपका नाम क्या है? कहीं आपका नाम अजय तो नहीं? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वो मीडिया वाला चौंक गया, क्योंकि उसका नाम अजय ही था। वो जल्दी से बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? दिलकशी मुस्कुराए और बोली, नाम का क्या है? नाम तो पता चल ही जाता है। आप जानते हैं, एक अजय को मैं भी जानती हूँ। उसने कुछ वक्त पहले मेरे घर की मेड का मर्डर किया था और अब वो जेल में है। आपकी शक्ल भी उससे थोड़ी बहुत मिलती है। कहीं आप वही अजय तो नहीं? उसकी बात पर सिर्फ अजय ही नहीं बल्कि बाकी सब भी चौंक गए। दिलकशी मुस्कुराए और बोली, एक नाम क्या सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है? और चेहरा तो जहां तक मुझे पता है, एक ही चेहरे के तकरीबन के 7 लोग हो सकते हैं और मुझे नहीं पता मेरा चेहरा किससे मिलता है और किससे नहीं। मैं दिलकशी रॉय हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, बाकी आप लोगों को जो कहना है, जो मानना है, वो आप लोगों की मर्जी है। आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स आई लाइक मोस्ट, पर आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आई जस्ट डोंट केयर। उसकी बात पर अब तो सब लोगों के होश की उड़ चुके थे। तभी वहां पर एक गाड़ी और आकर रुकी और उस गाड़ी की स्पीड तो हद से ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स अपनी गाड़ी से वहां खड़े हुए लोगों को ही उड़ा देगा। उस गाड़ी में से सितम निकला और अगले ही पल उसने अपने कदम दिलकशी की तरफ बढ़ा दिए। दिलकशी को देखते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसके बिल्कुल सामने आकर उसने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे और बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। दिलकशी ने उसे उन नज़रों से देखा जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर उसके सामने अब ये अनजान शख्स कर कौन खड़ा हो गया। दिलकशी को देखते हुए सितम की आंखों के सामने एक बार फिर से वो पल घूमने लगा जब सितम और दिलकशी लगभग से एक दूसरे को अपने दिल की बातें कह चुके थे और सितम दिलकशी की तरफ भागने वाला था कि वहां पर बम ब्लास्ट हुआ और अगले ही पल दिलकशी उसकी आंखों से ओझल हो गई। तब से हर कोई यही कह रहा था कि दिलकशी राजपूत, दिलकशी रघुवंशी इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन सितम को कभी उन बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो लड़की जो उसके दिल पर राज करने लगी थी, उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। ये बात सितम बहुत अच्छी तरह से जानता था और अब दिलकशी को अपने सामने देखकर जहां उसके दिल को सुकून मिल रहा था, उसका इंतजार खत्म हुआ था, वही उसे गुस्सा भी आ रहा था। जिंदा होने के बावजूद भी दिलकशी कभी उसके सामने नहीं आई। उसने कहाँ नहीं ढूंढा दिलकशी को और वो उसी के शहर में उसके आसपास रह रही थी और उसे कभी पता ही नहीं चला। वो अब गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए दिलकशी के बिल्कुल करीब आया और बोला, तुम जिंदा थी? दिलकशी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। सितम दांत पीसते हुए बोला, तुम जिंदा थी, लेकिन तुम फिर भी मेरे पास नहीं आई। मैं सोच रहा था कि खेल मैं खेल रहा हूँ, खेल नीति खेल रही है, लेकिन खिलाड़ी तो तुम निकली। तुमने पहले मेरे दिल में इश्क की आग लगाई और फिर मुझे छोड़कर चली गई। ये था तुम्हारा बदला, मुझे अपने इश्क में तड़पाने का इरादा था।
दिलकशी ने अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। पहले वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो सितम को जानती ना हो, लेकिन अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे सितम की बातों पर उसे हंसी आ रही हो। सितम ने अगले ही पल उसका कंधा कसकर पकड़ा और बोला, मुस्कुरा क्यों रही हो? मेरी बातों का जवाब दो। हार्ट बीट, जानबूझकर किया ना तुमने ये सब? खेल खेल में तुम मुझसे खेल गई। उसकी बातों पर अब दिलकशी ने अपने कंधे की तरफ नजरें घूमकर देखा और बोली, आपको नहीं लगता मिस्टर, जो भी आप हैं, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं? मेरा कंधा छोड़िए, वरना ये जो सामने मीडिया वाले खड़े हैं ना, उनके सामने मैं आपको किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। आई डोंट नो आप कौन है और कौन नहीं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है चोट खाए आशिक है आप, जिसका दिल काफी हद तक जख्मी है। लेकिन आपके जख्मों का इलाज मेरे पास नहीं है मिस्टर। आप जो भी है, जाकर अपना इलाज अपनी महबूब से करवाए, जिसके लिए तड़प रहे हैं आप। सितम ने अभी भी उसका कंधा नहीं छोड़ा था, तो अब उसने खुद ही अपना कंधा झटक लिया और फिर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सितम को देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, सितम ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल सितम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। दिलकशी उसकी आंखों में देखने लगी। सितम भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरा जख्म तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि किसने दिया है और इसका मरहम क्या है। पहले कहा करता था ना मैं तुमसे कि तुम मेरा सुकून हो, लेकिन नहीं, तुम मेरा सुकून नहीं, तुम तो वो जख्म हो जो जख्म भी खुद है और मरहम भी खुद। ये मत समझ लेना कि तुम्हारी इन बातों से मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा और इस बात पर यकीन कर लूंगा कि तुम मेरी हार्टबीट नहीं। हर दिल को अपनी हार्टबीट का पता होता है और इस सितम राजपूत को भी अपनी हार्टबीट की पहचान बहुत अच्छी तरह से है। और रही बात मीडिया वालों के सामने कुछ कहने की, तो जस्ट ए मिनट। ये बोलकर उसने मीडिया वालों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दिलकशी राजपूत है। दिलकशी राजपूत मेरी बीवी, लेकिन ये वो नहीं है, बस इनका चेहरा उनसे मिलता है। आई होप अब आप लोगों का डाउट दूर हो गया होगा। अब इससे वो सवाल पूछ सकते हैं जो पूछने के लिए आप यहाँ पर आए थे। उसकी बात पर दिलकशी उसे गहरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हुई थी। सितम राजपूत, जो 1 साल पहले उसके साथ खेल चुका है, वो अब इतनी आसानी से हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता। बस तैयारी एक बार फिर से एक खेल की हो रही है और इस बार खिलाड़ी कोई और नहीं, वो दोनों खुद होंगे। सामने से एक मीडिया वाला बोला, सॉरी सर, लेकिन हमें सच में लगा कि शायद ये आपकी बीवी दिलकशी राजपूत ही है। खैर, अब आप बताएं हमें दिलकशी मैडम कि क्या आप सच में रॉय प्रोडक्शन के लिए काम करने वाली है? हमने सुना है कि आप आदित्य रॉय की बेटी है, लेकिन हमने कभी उनकी शादी के बारे में नहीं सुना, तो आप? दिलकशी उसका सवाल पूरा होने से पहले बोली, मेरा वजूद क्या है ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि तहलका मचने वाला है और आग लगने वाली है कईयों की किस्मत को, तो कईयों के दिल को। ये बोलते हुए उसने एक नज़र पहले चारों तरफ घुमाए और फिर सितम पर अपनी गहरी नज़र टिका दी, तो सितम के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। दिलकशी तुरंत अपनी हाई हील्स के साथ टक टक करती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई और सितम अब वहां से वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। दिलकशी को पहचान तो वो बहुत अच्छी तरह से चुका था, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं थी उसे कुछ करने की। अब जब खेल की बिसात बिछ ही रही थी, तो पहले मोहरे सामने आने वाले थे और साथ ही साथ पता चलने वाला था कि आखिर खेल है क्या। अपनी गाड़ी बेहद रफ तरीके से चलाते हुए वो राजपूत पैलेस पहुंचा और उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर अंदर बैठी हुई कालिंदी जी हैरान रह गई, क्योंकि दिन के उजाले में सितम का घर पर आना तो किसी ख्वाब से कम नहीं था। नैना कपूर बिस्तर से उठी और अंगड़ाइयां लेते हुए बाहर हॉल की तरफ आई। बाहर ही बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन चल रहा था। आजकल उसने अपने नौकरों को कहा हुआ था कि हर वक्त एलईडी स्क्रीन चलना चाहिए और उस पर न्यूज़ चैनल भी, ताकि जब भी वो उठे तो उसे अपने बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले और उसका दिन बन जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई तो उसे दिलकशी का नाम सुना और हेडलाइन थी, क्या दिलकशी रॉय नैना कपूर के सामने टिक पाएगी या फिर होगा नैना कपूर का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म? कौन है ये दिलकशी रॉय और क्या है दिलकशी रॉय के इरादे? ये न्यूज़ सुनते हुए नैना, जिसकी आंखें एलईडी स्क्रीन पर थी और उस पर दिलकशी को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एपिसोड 4, कपूर हाउस। नैना अपने सामने लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर देख रही थी, जिस पर दिलकशी का चेहरा साफ नजर आ रहा था और उसे देखते हुए नैना का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उसने अपनी हाथों की मुठ्ठियां कसली और बोली, ये नहीं हो सकता, ये लड़की जिंदा नहीं हो सकती, ये लड़की तो मर गई थी ना।
सितम राजपूत की बीवी जिंदा है और अब ये बॉलीवुड में ये सब क्या चल रहा है, और ये आदित्य रॉय की बेटी है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलक रहा था। वो अपने बालों को नोचते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की मुझे हरा नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से मैंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, सबकी जुबान पर मेरा नाम है। ये लड़की मुझसे ये सब कुछ छीन नहीं सकती। इससे पहले कि ये सब पर अपना जादू चलाए मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते हुए सोच रही थी कि वो दिलकशी को कैसे रोके। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया जो उसने 1 महीने पहले ही रखा था और उसे दिलकशी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहा। सामने से उसका मैनेजर पीयूष बोला, ठीक है मैम, मैं अभी करता हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और नैना एक बार फिर से गुस्से से दिलकशी की तरफ देखने लगी। वहीं रॉय प्रोडक्शन हाउस। दिलकशी अंदर की तरफ आए और अंदर आते हुए उसके चेहरे पर एक अदा नजर आ रही थी और उसके चलने का स्टाइल बता रहा था कि इस वक्त उसके अंदर कॉन्फिडेंस किस कदर है। उसे अंदर आते हुए देख आदित्य जी मुस्कुराए। वो वही सामने खड़े किसी से बात कर रहे थे। दिलकशी को देखकर उनका चेहरा एकदम से खिल गया। हालांकि आज सुबह ही दिलकशी ने उनसे कहा था कि वो रॉय प्रोडक्शन हाउस आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी इस बात की उम्मीद उन्हें नहीं थी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आएगी ये भी उन्होंने नहीं सोचा था। दिलकशी को देखते हुए वो मुस्कुराए और उसके पास आकर बोले, तुम सोच भी नहीं सकती दिलकशी, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इट्स सो गुड टू सी यू हियर। दिलकशी मुस्कुराए और बोली, ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो है डैड। आदित्य जी ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा और बोले, बिल्कुल भी नहीं। दिलकशी उनके सीने से लगकर बोली, ये दिलकशी तो कब की खत्म हो चुकी होती डैड, अगर आप उसे नहीं बचाते तो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बोलते हुए दिलकशी उस वक्त को याद कर रही थी जब उसने उस पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाई थी और वो सीधा नीचे नदी में जाकर गिरी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए वो पानी के साथ बहती चली जा रही थी। लेकिन उस वक्त वहां पर एक तरफ हो रही शूटिंग की वजह से आदित्य जी की नज़र दिलकशी पर गई, जो बिल्कुल किनारे पर एक पत्थर से लगकर नीचे जमीन पर लेटी हुई थी और उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। उसके अंदर तक पानी जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक रही थी और वो मरने की कगार पर पहुंच चुकी थी। आदित्य जी ने शूटिंग को छोड़कर जल्दी से उसे संभाला और तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दिलकशी को जब तक होश नहीं आया तब तक आदित्य जी को पता नहीं चला कि दिलकशी कौन है और कौन नहीं। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो सितम राजपूत की बीवी है तो शायद वो सितम को कॉल कर देते, लेकिन उन्हें दिलकश के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और जब दिलकशी को होश आया तो दिलकशी ने आदित्य जी से बस इतना ही कहा कि वो जीना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर ही आदित्य जी चौंक गए थे। वो गुस्से से बोले, क्या बोल रही हो तुम बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, मैं तुम्हारी फैमिली को बुलाऊंगा। वो गुस्से से बोले, क्या बोल रही हो तुम बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, मैं तुम्हारी फैमिली को बुलाऊंगा। दिलकशी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मेरी फैमिली में कोई नहीं है अंकल। बस इतना ही कहकर वो चुप हो गई और उसकी हालत देखकर आदित्य जी का दिल पिघल गया। उस दिन वो उसे अपने साथ लेकर आए और उसके बाद दिलकशी जैसे जीना चाहती थी, जैसे रहना चाहती थी, उन्होंने उसे पूरी परमिशन दी। दिलकशी को अपने घर में लाने के बाद धीरे धीरे आदित्य उसके बारे में जानने लगे थे और समझने लगे थे। दिलकशी को धोखा उसके परिवार वालों ने तो दिया ही है, साथ ही साथ प्यार में भी उसने चोट खाई है। उसके बाद उनकी दिलकशी के लिए फिक्र और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पर दिलकशी पर रोक टोक उन्होंने फिर भी नहीं लगाई और वैसे भी नहीं रोक टोक लगाने की जरूरत ही नहीं थी। दिलकशी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, बस जो भी करती थी अपने कमरे में ही करती थी। एक आग उसके अंदर सुलग रही थी, जिसे वो बस खुद ही महसूस कर रही थी, उसका सेक भी वो किसी और के पास नहीं जान देती थी। दिलकशी आदित्य जी के गले से लगकर मुस्कुराते बोली, अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होती डैड, मैं मर चुकी होती। आदित्य जी ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और गुस्से से बोले, खबरदार अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो। दिलकशी मुस्कुराए और बोली, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, आप जानते हैं मैं कौन हूँ। रॉय प्रोडक्शन की होने वाली सुपर एक्ट्रेस जो पूरे बॉलीवुड में धूम मचाने वाली है, जिसका नाम जुबा जुबान पर होगा, और आप उसे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। उसकी बात पर आदित्य जी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोले, बेशक से पूरा बॉलीवुड, पूरी दुनिया तुम्हारी फैन बन जाए, सब तुम्हारी तारीफ करें, कोई तुम्हें कंपटीशन समझे तो, कोई तुम्हें अपना आइडियल, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी दिलकशी हो, मेरी बेटी।
उसकी बात पर दिलकशी मुस्कुराए। उसे फैमिली चाहिए थी, उसे फैमिली मिल गई, लेकिन अब उसे एक बदला चाहिए था। सितम ने उसका दिल तोड़ा था, उसे रुलाया था और अब उसे भी सितम का दिल तोड़ना था। उसे अपने सामने रुलाना था। अभी वो सितम के बारे में सोच ही रही थी कि एक लड़की जिसका नाम खुशी था, वो दिलकशी के पास आए और बोली, मैम नैना कपूर आपसे मिलना चाहती है। वो बार बार फ़ोन कर रही है और पूछ रही है कि आप उनसे कब मिलेंगी। उन्होंने लोकेशन और टाइम भी दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। आदित्य जी तुरंत बोले, बहुत अच्छा किया तुमने। दिलकशी उस नैना कपूर से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले दिलकशी मुस्कुराते हुए खुशी से बोली, मैं नैना से मिलूंगी। खुशी तुम जाओ और जाकर मेरी मीटिंग फिक्स करो, लेकिन जगह और वक्त हमारा होना चाहिए, क्योंकि अब खेल भी हमारा है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस थे। खुशी तुरंत वहां से चली गई तो आदित्य जी दिलकशी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों मिल रही हो तुम उस नैना से? तुम जानती नहीं हो उसे, वो बहुत बेकार। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिलकशी बोली, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ डैड, इतनी अच्छी तरह से शायद आप भी उसे नहीं जानते। आप फिक्र मत कीजिए। वो दिलकशी जो खुद को खत्म करने वाली थी वो तो कब की खत्म हो चुकी है। अब जो दिलकशी है वो ना बेवकूफ़ है और ना ही इमोशनल फूल। वो लोगों को उनके चेहरों से पहचानना और पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसकी बात पर आदित्य जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, दैट्स वाई आई प्राउड ऑफ यू। ये बोलकर वो वापस अपने काम पर लग गई और दिलकशी आकर अपने रेस्ट रूम में बैठी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से अब सितम का चेहरा घूमने लगा था। सितम की बातें उसके कानों में गूंजने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ राजपूत पैलेस। जब सितम की गाड़ी का हॉर्न बजा तो कालिंदी जी हैरान रह गई। सितम दोपहर के वक्त घर पर आता ही नहीं था, तो उसका आना उन्हें थोड़ा हैरान कर रहा था। वो हॉल में ही खड़ी दरवाजे की तरफ देखने लगी और दरवाजे से मुस्कुराते हुए सितम अंदर आया। पहले तो उसका दिन में आना ही कालिंदी जी को हैरान कर रहा था और अब मुस्कुराते हुए आना तो और भी ज्यादा चौंका रहा था। सितम सीधा अपने रूम में जाने लगा। कालिंदी जी उसे रोकते हुए बोली, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। सितम जो 2 सीढ़ियां चढ़ चुका था, उसने पलटकर कालिंदी जी की तरफ गहरी नजरों से देखा और बोला, क्यों आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे खुश होने से? या फिर आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? पर होगी भी कैसे, आप जैसे मतलबी लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो अपनी ही औलाद को अपने मतलब के लिए पाले, वो अपनी ही औलाद की खुशी से भी चिढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलते हुए उसकी बातों में तंज कालिंदी जी को साफ महसूस हो रहा था। वो गुस्से से बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? हम यहाँ पर हर वक्त तुम्हारी खुशियों की दुआ करते रहते हैं, तुम्हारे लिए परेशान होते रहते हैं, और तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं, तुम्हारी खुशियों की फिक्र नहीं। अगर हमें तुम्हारी खुशियों की फिक्र नहीं होती तो हम तुम्हारे लिए लड़की नहीं देख रहे होते। कुछ ही देर में राठौर परिवार हमारे घर आने वाला है। हमने कशिश राठौर को तुम्हारे लिए पसंद किया है। वो गुस्से से बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? हम यहाँ पर हर वक्त तुम्हारी खुशियों की दुआ करते रहते हैं, तुम्हारे लिए परेशान होते रहते हैं, और तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं, तुम्हारी खुशियों की फिक्र नहीं। अगर हमें तुम्हारी खुशियों की फिक्र नहीं होती तो हम तुम्हारे लिए लड़की नहीं देख रहे होते। कुछ ही देर में राठौर परिवार हमारे घर आने वाला है। हमने कशिश राठौर को तुम्हारे लिए पसंद किया है। सितम व्यंग्य से बोला, और आप कौन होती है मेरे लिए किसी को पसंद करने वाली? किसने हक दिया आपको कि आप मेरे लिए लड़की देखें? होती कौन है आप मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाली? कालिंदी जी गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हारी मॉम हूं मैं, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी हक। कालिंदी जी गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हारी मॉम हूं मैं, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी हक। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सितम सीढ़ियां उतरकर उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और कालिंदी जी की आंखों में आंखें डालकर बेहद गहरी आवाज में बोला, मेरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरी हार्टबीट का हक है। उसके अलावा ना मुझे किसी से कोई मतलब है और ना ही मुझे किसी और से कोई लेना देना। आपकी पसंद की हुई लड़कियां आप देखिए और बेशक से जो मर्जी कीजिए, आई डोंट केयर। और हाँ, आपको एक गुड न्यूज़ तो दी ही नहीं मैंने। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब दे देता हूँ। वैसे आपको गुड न्यूज़ दूंगा नहीं, बल्कि आपको सिर्फ एक बात कहूँगा। गुड न्यूज़ तो आप खुद देख लीजिए और जाकर टीवी न्यूज़ चैनल लगाए, आपके होश उड़ जाएंगे मिसेज राजपूत। ये बोलकर सितम तिरछा मुस्कुराया और फिर सीधा अपने रूम की तरफ चला गया।
वही उसकी बात सुनकर कालिंदी जी सोच में पड़ गई थी कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ जो सितम उन्हें इस तरह से ये बात कह कर गया है। ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना मुस्कुरा रहा है, इतना खुश हो रहा है और हार्टबीट का हक है उसकी जिंदगी पर। मतलब दिलकशी, और दिलकशी तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो जो दुनिया में है ही नहीं वो कैसा जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने सामने रखी हुई एलईडी स्क्रीन को ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगाया तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। सामने दिलकशी का चेहरा था और साथ ही साथ उसकी वीडियो भी चल रही थी। जिस तरह से वो रॉय प्रोडक्शन हाउस में पहुंचकर अपनी गाड़ी से बाहर निकली, फिर सितम के साथ हुई बातें और जिस तरह से वो अंदर गई वो सब वीडियो में दिखाया जा रहा था। उसे देखकर कालिंदी जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की इतनी मुश्किल से मेरे बेटे की जिंदगी से गई थी, अब ये दोबारा उसकी जिंदगी में बिल्कुल नहीं आ सकती। ये बोलते हुए उन्होंने साइड में देखा जहां टेबल पर कांच का वास रखा था। उन्होंने वो वास उठाया और जोर से टीवी स्क्रीन के ऊपर फेंक दिया तो वो टीवी स्क्रीन एक पल में खराब होकर टूट गई। लेकिन कालिंदी जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सितम अपने कमरे में आया और आकर बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने दिलकशी का चेहरा घूमने लगा था। वो मुस्कुराया और फिर अपनी आंखें खोलकर बोला, ये मत समझ लेना तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हें माफ कर दूंगा। इश्क तो तुमसे बेपनाह है लेकिन नफरत भी है। अभी भी खेल तो होगा और मजेदार होगा। जीतूंगा तुमसे और तुम्हें शिद्दत से हराऊंगा भी। तुम्हें अपने पास लाना मकसद है मेरा और पास लाकर मैं तुम्हें तड़पाऊंगा भी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने रूम में थी और तभी उसकी असिस्टेंट ने बताया कि दिलकशी रॉय ने मिलने के लिए हाँ बोल दिया है और होटल ब्लू और बा में बुलाया है। वो तुरंत रेडी हुई और गाड़ी में बैठकर होटल ब्लू एंड बा के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ दिलकशी अपने रेस्ट रूम में थी। खुशी ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आकर बोली, मैडम आपको होटल ब्लू एंड बा जाना होगा। मैंने आपकी मीटिंग वहां पर फिक्स कर दी है। दिलकशी की नज़रें अपने हाथों में पकड़ी हुई मैगजीन पर थी। उसने नज़रें उठाकर खुशी की तरफ देखा और बोली, जब एक मीटिंग फिक्स होती है तो मतलब दो इंसान एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं जो वो चाहते हैं वो पूरा भी हो। मीटिंग फिक्स होती है और फिर कैंसिल भी हो जाती है। अरे जरूरी काम आ जाता है इंसान को। अब जरूरी तो नहीं ना कोई इंसान इतना फ्री होकर किसी अरे गहरे को भी मिलने जाए। उसकी बात पर खुशी बस उसकी तरफ देखती रह गई। मतलब साफ था कि दिलकशी ने मीटिंग फिक्स तो करवा दी लेकिन वो उस मीटिंग में जाएगी नहीं। अभी खुशी दिलकशी की तरफ देख रही थी कि वहां पर दरवाजा एक बार फिर से नॉक हुआ। सामने ही एक ब्यूटिशियन और उसकी टीम थी। उनके हाथों में बड़े बड़े बॉक्स थे। उनमें से एक दिलकशी की तरफ देखते हुए बोली, मैम आपने ब्यूटी सर्विसेज के लिए बुलाया था। दिलकशी मुस्कुराए और बोली, हाँ अंदर आ जाए। ये बोलकर वो अब सामने लगे हुए बेड पर लेट गई और वो लड़कियां उसके पैरों की मसाज करने लगी और साथ ही साथ उसे फेशियल देने लगी। खुशी बस दिलकशी की तरफ देखती रह गई, जिसका अंदाज ही बता रहा था कि सच में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नैना होटल ब्लू एंड बार में पहुंच चुकी थी। वो आकर उस टेबल पर बैठी जहां पर दिलकशी आने वाली थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, पहले मैं इस लड़की को आराम से समझाऊंगी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती की वजह से नहीं था। इसका पति मेरे पास आया था और अगर इसका पति मेरे पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो उसे अपने करीब आने दूंगी ना। अब इतना हॉट एंड सेक्सी लड़का मैं कैसे छोड़ सकती थी, लेकिन अब मेरे और सितम के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ये नहीं मानी तो नैना कपूर जब इसके बाप को हरा चुकी तो ये तो चीज़ ही क्या है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वक्त बिता जा रहा था और वो एक्सप्रेशंस गुस्से में बदल रहे थे। 1 घंटा, उसके बाद 2 घंटे, फिर 3 घंटे और लगभग से अब 4 घंटे हो गए नैना को दिलकशी का इंतजार करते हुए। लेकिन जब दिलकशी नहीं आई तो उसने अपनी असिस्टेंट को कॉल किया। सामने से उसकी असिस्टेंट ने उसे बताया कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। नैना गुस्से से लाल होने लगी। वो दांत पीसते हुए बोली, इसे क्या लगता है कि मैं इससे मिल नहीं सकती? ये मुझे वेट करवाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं रॉय प्रोडक्शन में जाकर इसे इसकी औकात बताकर आऊंगी। ये बोलते हुए वो तुरंत अब अपनी गाड़ी में बैठकर रॉय प्रोडक्शन हाउस के लिए निकल गई। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।